खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ है आरफ भट्टी साहब, जनाब शहजाद हुसैन भट्ट साहब और सईद काजी आपकी खिदमत में। कुछ खबरें और फिर भट्टी साहब की तरफ चलते हैं। फ़ौज ने तो खुद एहतसाबी का अमल मुकम्मल कर लिया एज़ पर ISPR के जो चीफ़ हैं या जो सरबराह हैं उनके मुताबिक। क्या हम भी या जो सिविलियन वो भी अपना खुद एहतसाबी कर सकेंगे या नहीं? दुबई में एक बहुत बड़ी हडल हो रही है, एक मुलाकात हो रही है, इससे क्या निकलेगा? कोई नया चार्टर ऑफ जो डेमोक्रेसी निकलेगा या कोई बंदर बांट होगी? इस पे बात करेंगे। भट्टी साहब खुद लंदन में बैठे हैं तो दुबई पर ज़्यादा बेहतर निगाह रख सकते हैं। नाहली की मुद्दत नवाज शरीफ साहब और जो जनाब एक आध और हमारे साथी PTI के साबिक वो तरीन साहब, वो उनके लिए यकीनन ये कानून नहीं बनाया गया मगर फ़ायदा वही उठाएंगे। ये मुल्क के वसी तर मफाद में बनाया गया मगर, और इसके साथ आखिर में मैशत पे बात करेंगे, डायर इकनॉमिक स्टेट्स में हम, और ये भी बात करेंगे भट्टी साहब आपसे कि क्या ये मैशत, ये सियासत के जो स्क्रिप्ट हैं इन्हें ऐसे ही जो है रूबा अमल होने देगी? भट्टी साहब थैंक यू। ये बताइए कि दुबई में नया सियासी इत्तेहाद बन रहा है, वहाँ क्या हो रहा है? अंदर खबर दे। और इससे पहले जो पाक फ़ौज के अंदर खुद एहतसाबी का अमल हुआ है जिसमें एक लेफ्टिनेंट जनरल और कुछ और अफसरान जो हैं उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई हुई है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? खबर क्या है? और फिर दुबई पे आता हूँ। भट्टी साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कायद साहब, पाक फौज एक डिसिप्लिन फोर्स है, वहाँ एक डिसिप्लिन के बगैर काम चल नहीं सकता। उधर आज DG ISPR साहब ने बहुत डिटेल से बताया कि ये एक सोची समझी स्कीम थी, तो इस सोची समझी स्कीम से पहले आगाह होना चाहिए था। ये वाकया नहीं होना चाहिए। शहीद तो मेरा भी है, शहीद तो आपका भी है, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। अब वो तो जो हुआ, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो उनकी बड़ी डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्या इससे पहले भी जिसने हमारे पाक शोहदा फौज के अफसरान को गालियां दी, बुरा भला कहा, यानी कि MRD की ये PDM की तहरीक में, क्या उनके भी केस चलेंगे? ये तो एक फौज है और इसी के होते हुए पाकिस्तान सलामत रहेगा। हम आ जाते हैं दुबई। काजी साहब, दुबई में जो मेला लगा हुआ है ना, आप याद करें कि आप हैरान रह जाएंगे कि किस किस ओहदे पर लड़ाई हो रही है। सब वाला एक बात से किस पे मुतफिक है जी, मेहरबानी करें पहले हमारे सियासी मुखालिफ को तो कॉर्नर करे, वो किसी वक्त भी रह गया तो हम सारे खत्म हो जाएंगे। एक नहीं भट्टी साहब पहले ये बताइए क्या बात कही आपने कि किस किस पोस्ट पे क्या क्या लड़ाई हो रही है? मेरे भाई, लड़ाई ही ये हो रही है, इस दफा इलेक्शन नहीं होंगे, इस दफा ओहदे बंटेंगे हुकूमतों के। तू वजीर आजम, तू गवर्नर, तू फलां वजीर, फलां पोस्ट पे मेरा, फलां पोस्ट पे मेरा। इलेक्शन आप पाकिस्तान की तारीख से निकाल दें। फिलहाल एक शख्स था जो बहुत बीमार था, उसने 2 घंटे पहले ड्रिप लगाई, 2 घंटे कहा था, उसकी इतनी बड़ी डिमांड थी, उन्होंने कहा जी पंजाब तो हमारे पास ज्यादा है। उसने कहा छोड़े, जिन्होंने पंजाब आपको देना उन्होंने पहले हमें सिंध दिया था, तो हमें वो पंजाब भी दे सकते हैं। लड़ाई कुछ और है, एक शख्स को माइनस करने की तैयारी की जा रही है। अब नवाज शरीफ हो या पीपल्स पार्टी हो, देखें इस असेंबली ने जो मेरे और आपके हकूक की पासदारी करनी थी, इंसानी हकूक के लिए पासदारी करनी थी, एक शख्स के लिए कानून बना रहे हैं। कभी BA में जो फेल है उसको कर दे, कभी तीसरी दफा वजीर बन जाए, कभी नाअहल को अहल करने का और अहल को नाअहल करने का सारा कानून आइन उस पर लगा हुआ है। तो मेरे ख्याल में तो अवाम के लिए अच्छी उम्मीद नहीं है। काश ये नाअहल को अहल करने की सदा करते, उसकी बजाय साफ पानी का करते, तालीम का करते, सेहत का करते, रोजगार का करते, बिजली में कमी की कीमतों का ऐलान करते, गैस में कमी की कीमतों का ऐलान करते, गुरबा को 2-2, 3-3 मरले के प्लाट देने के, लीज में घर देने का करते। लेकिन शायद ये सिविल मार्शल बहुत खतरनाक हद तक मुल्क के लिए, आवाम के लिए नुकसानदेह होता जा रहा है। बट अपना भट्ट साहब देखें, ये जो मैशत वेंटिलेटर पे लगी हुई है, ठीक है, और वो जो सांसें ले रही है आपके सामने है, आप क्या समझते हैं? आपकी अक्ल सलीम क्या समझती है कि ये जितना स्क्रिप्ट दुबई में तैयार हो रहा है, पहले लंदन में होता था, आजकल दुबई में हो रहा है, इसको दूसरा डिफेक्टिव दारुल-खिलाफा बना लेते हैं हम दुबई को, तो आपको लगता है कि ये स्क्रिप्ट इसी तरह रूबा अमल हो सकेगा? काजी साहब, आज तो जो अक्ल सलीम है वो सारी ख़त्म हो गई है। साहब जलाल में थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अब लोग दुबई को भूल जाएंगे। ये दुबई में जो कहानियां चल रही हैं वो सारी बात की बातें हैं। देखें, आज 15 अफसरान
बशमूल 3 मेजर जनरल 7 ब्रिगेडियर के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। हाँ, ये साफ फरमा रहे हैं जी, बिल्कुल ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के बंदे, फोर्स जनरल उन्होंने भाई, ठीक है जी। अगर अब ये हालात आ गए हैं तो अब किसी की खैर नहीं है, ना शहजाद भट्ट ने, ना आपने, किसी ने नहीं बचना। जिसने भी करप्शन की है, जिसने भी कानून तोड़ा है, और ख़ास तौर पर आपको याद होगी 9 मई के बाद जो 15 मई को कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस कॉन्फ्रेंस में ये वाज़िया 15 मई को कह दिया गया था कि सियासतदानों कौमी इत्तेफाक राय पैदा करें। इसके एलामिये को आपने भी पढ़ा था, मैंने भी पढ़ा था कि पाक फौज फिर सपोर्ट करेगी उस एलामिये को अगर ये कंसेंसस आपस में करते हैं। अगर कंसेंसस नहीं होता तो आज साहब ने तो वाज़िया कर दिया है कि बाकायदा मनसूबाबंदी की गई, तैयारी करके लोगों को भिजवाया गया, अपनी ही फौज के खिलाफ अपनी ही आवाम को लड़वाने की साजिश की गई। ठीक। उस साजिश में नाकामी जब हुई तो फिर उसकी माफी जो है वो अब तो काजी साहब बनती नहीं है। नहीं, होनी भी नहीं चाहिए किसी जुर्म और गुनाह की माफी। भट्टी साहब, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, बड़ा अरसा हो गया आपको ये सीन कवर करते हुए वतन अजीज़ का। ये मैं इसको उसी तनाज़ुर में बात करूँगा कि जिस तरह मैंने कहा कि मैशत तो वेंटिलेटर पे है और ऊपर बंदर बांट के लिए लोग बैठे हुए हैं कि कोई गोल बोटी रह गई है इस जिस्म पर, तो ये खेल चलता नजर आता है आपको? काजी साहब जो हमेशा पिन पॉइंट करते थे और मेरे जैसा आम शहरी बात करता था, इस मुल्क को माशी तबाही किसी बड़े तूफान का पेशे खैमा हो सकती है। देखिए, सियासी जमातें बनती हैं, टूटती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, इत्तेहाद बनते हैं, टूट जाते हैं, ये मैटर नहीं करते। लेकिन जब वतन अजीज का फ्यूचर दाव में हो, 90 से 95% लोग 80% से ज़्यादा खत्ते गुर्बत से नीचे आ जाए, तो उस दौर में अवामी मफादात की फैसला करने की बजाय आप दुबई और लंदन में बैठ के ओहदों की बंदर बांट करे, ये ओहदा मेरा, ये हुकूमत मेरी, ये कानून मेरी मर्जी का, ये कानून मेरी मर्जी का, ये सूबा मेरा, ये सूबा तेरा, ये जिला मेरा, ये जिला तेरा, FBR का चेयरमैन मेरा, स्टेट बैंक का मेरा। तो वतन का सोचना चाहिए, मुल्क का सोचना चाहिए। ये बताइए, मैं डायरेक्ट सवाल करता हूँ, वजीर आजम बिलावल भुट्टो या मरियम नवाज साहिबा? मरियम नवाज साहिबा की एक मुलाकात बड़ी खुशगवार हुई, उसी का फैसला दुबई में हो रहा है। और मेरी इतला के मुताबिक पहली नशिस्त में ये है कि खुदा के लिए हमारा आपस में ये लड़ाई पीपल्स पार्टी और नून लीग की खुले लफ्जों में मैं कह देता हूँ चलती रहेगी। पहले जिस बंदे से हमें खतरा है उसको तो साइड पे कराएं, वरना उसके होते हुए हम इक़्तिदार में नहीं आ सकते। ये फैसला हुआ है, ये बात हो गई है। अब मेरा ख्याल है आइंदा चंद दिनों में बड़ी तेजी से कुछ मामला चलेंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी नून लीग के लिए दे सकती, फेवरेट नून लीग हो चुकी है। बिलावल का CV कमजोर है, लेकिन बिलावल के लिए इंटरनेशनल कुव्वतें बहुत ज्यादा मुतरक है। तो आप सियासी तौर पर भी नाकाम, माशी तौर पर भी नाकाम, आप सफारती सतह पर भी नाकाम। तो ऐसे मुख्तलिफ ग्रोहों को बना के हुकूमत बनाएंगे तो मुल्क के लिए बेहतर नहीं होगा। वक्ती तौर पे आप फायदा ले सकते हैं। एक भट्टी साहब, मैं ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ, वापस आके ये गुफ्तगू जारी रहेगी, मगर एक सवाल जो भट्टी साहब ने जिस पे डाली और जनाब भट्ट साहब ने भी, कि क्या एक इकोनॉमिक रेक और वेस्ट लैंड, जिसको आपने खुद वेस्ट लैंड बना दिया, उस पर बैठ के कोई फ्यूचर की इस तरह की हो सकती है जब इतना अनसर्टन हो, यही ना पता हो कि 4% हमें कर्जा वापस करने के लिए भी कर्जा चाहिए, तो उसका स्क्रिप्ट कैसे बन सकता है? ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, बहुत सी खबरें एक्सक्लूसिव भट्ट साहब से भी लेंगे और भट्टी साहब से भी हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, अब ये बात तो तय हो गई कि खुदा न खास्ता ये कानून ना नवाज शरीफ साहब को फ़ायदा देने के लिए बनाया गया है, ना ही जहांगीर तरीन, ये मुल्क के वसी तर मफाद में बनाया गया है। तो उसमें अगर एक दो बंदों के मफाद सर्व हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है? एक तो ये बताएं कि मियाँ साहब खुद भी कोई रोल प्ले करने आ रहे हैं या अब मरियम साहिबा एयर अपेरेंट हैं? भट्टी साहब, नहीं, नवाज शरीफ अभी नहीं आएंगे। वो अपने लिए जो सबसे बड़ी रुकावट समझते हैं, उसके होते हुए ना जरदारी खुल के खेलेंगे पाकिस्तान में। उस वक्त तक ये इकट्ठे रहेंगे जब तक इन्हें एक बहुत बड़ा रिलीफ नहीं मिलता, जिसके लिए ये सर की कोशिश लगा रहे हैं 14 माह से। मैंने आपको एक गारंटी दे रहा हूं, कोई कंसेंसस नहीं हो पा रहा। और लेकिन चल बाकी रहने दें। सियासी तौर पर बता दें कि आखिर मामलात रुके हुए कहां पर हैं?
पहले था कि जी वो जो सीट जो थी अपना सेठी साहब वाला मामला और ज़काश साहब वाला मामला, अब कोई बड़ी मतलब बड़ी है पोस्टें? देखें काजी साहब, एक चेयरमैन पीसीबी पे लड़ाई हो रही है, 4 सूबों की बंदर बांट होनी है, मुल्क के वजीर आजम की बंदर बांट होनी है, 5 साल के मुस्तकबिल की होनी है, खरबों रुपए की होनी है। तो उसमें दोनों जमातें अजल से एक दूसरे की दुश्मन थी। आप मुझसे बहुत ज्यादा जानते हैं कि पीपल्स पार्टी को काउंटर करने के लिए जुनेजो लीग बनाई गई थी। वो असल की दुश्मन है पीपल्स पार्टी। ना कभी मैंने किसी को धरती का नसूर कहा, ना मैंने कहा पटा डाल के घसीटूंगा। ये सब इकट्ठे क्यों हुए हैं? चंद रोज कबर बाग में उन्होंने ठप्पे पे ठप्पे लगाया गया। तो दोनों जमातें ये आजमाए हुए हैं। अगर हमने उन्होंने कानून साजी अपने लिए कर ली तो इसमें मेरे और आपके पेट में मरोड़ नहीं आने चाहिए। देखिए, इससे गुर्बत भी दूर हो जाएगी, महंगाई भी खत्म हो जाएगी, लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। कि देखा ना, वे होए फार नाहल नहीं हो सकता, फार सारी उम्र के लिए बेरोजगार हो सकता है, सारी उम्र का जुल्म का शिकार हो सकता है, सारी उम्र के लिए इंसाफ लेते लेते बंदा मर सकता है, लेकिन अरबों रुपए की करप्शन करके सारी उम्र के लिए नाहल नहीं होना चाहिए। ये तो जुल्म है। देखिए ना, ये तो हुक्मरानों का इतना तो हक है। 40 साल से आप पर मसल्लत है, ज़हनी तौर पे हम गुलाम हैं। अगर वो हमसे ये चीजें भी ना कानून साजी करवाएं तो फिर इस असेंबली का फायदा क्या है? अच्छा भट्ट साहब, ये बात तो भट्टी साहब की ठीक है ना कि पार्टियां तो रहती हैं, लीडरशिप आती जाती रहती है, मगर यहाँ पार्टियां रहें ना रहें, वो जो यानी जिसे आप कहते हैं ना, जिस तरह कोई बिजनेस एम्पायर होती है उसके ऊपर एम्परर बैठा होता है, तो ये पार्टियां भी बिजनेस एम्पायर की तरह ही लगती हैं कि यार कोई नवा बंदा भी आ जाए, भले पार्टियां यही रहें। तो ये क्या मौरूसियत है? देखिए काजी साहब, ये वैसे माफ़ी चाहता हूँ, ये सारी दुनिया में ऐसे ही चल रहा है। ये पाकिस्तान में चल रहा है, सऊदी अरब में चल रहा है। सऊदी अरब में डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ नहीं चल रहा। हाँ। अमेरिका में जो बाइडन का बेटा अब अगला नहीं है, जो बाइडन का बेटा अगला उम्मीदवार नहीं है अमेरिका में। बात सिर्फ लड़ाई वहीं से चलती है और वहीं पर ख़त्म होती है। बात जो अभी भट्टी साहब ने कहा है कि सीवी कमज़ोर चला गया, बड़ा अहम एक नुक्ता है कि वाकई बिलावल का सीवी जो है इस वक्त कमज़ोर है। क्यों कमज़ोर है? सवाल आगे ये है, कराची में उनका बंदा आ गया, मेयर आ गया, सिंध में हुकूमत ऑलरेडी है, तमाम दुकान मेरी ठीक चल रही है, मामला बिल्कुल सेटल डाउन है। अब उनका ये कहना है कि शुरू दिन से ही नवाज शरीफ की रिप्लेसमेंट जो थी वो शहबाज शरीफ बनता जा रहे थे, बिल आखिर कामयाबी नहीं हुई। अब अल्लाह करके कामयाबी हो गई है। तो मेरी इत्तला के मुताबिक मरियम नवाज साहिबा का सीवी तो जमा ही नहीं करवाया जा रहा वफाक के लिए। वो प्राइम मिनिस्टर की उम्मीदवार, मेरी इत्तलात, मेरी इंफॉर्मेशन जो मैंने कलेक्ट लंदन से की है, वो इस वक्त दौड़ में नहीं है। दौड़ में सिर्फ कमजोर सीवी वाले बिलावल साहब और साथ अहम शहबाज शरीफ साहब दौड़ के नंबर 1 घोड़े हैं। भट्टी साहब यार ये बात तो ठीक है ना, जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की परफॉर्मेंस रही है तो माशाल्लाह उसमें ज़ाहिर है उन्हीं का मौका मिलना चाहिए। वतन अजीज को तो उन्होंने सुपर पावर बना दिया। अब ये बताएं कि ये निगरान सेटअप में कुछ लोग उम्मीदें लगा के और शेरवानियां उन्होंने भेज दी हैं सिलने के लिए, उनका भी कोई खबर है आपके पास? कादी साहब कहना, मीर भी क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी के लड़के से दुआ लेते हैं। शहबाज शरीफ ने 14 माह में जो मुल्क का किया है, इससे ज्यादा तबाही अभी आपको बताएंगे डॉक्टर इकराम उल हक साहब। और दूसरी बात, और भाई एक उम्मीदवार तो बन गया, क्या वोटर है इनके पास? अगर बगैर वोटर के रिजल्ट से इन्हें बनाना तो फिर तो समझे मरियम नवाज साहबा कह रही है मैं सीएम पंजाब हूं, जबकि पीपल्स पार्टी में एक सीएम का खुद कैंडिडेट बन चुका है, वो कि उनकी सीटें दूर तक नहीं है। नून लीग दूसरे नंबर की जमात है और वो भी कम से कम 60% पीछे रह के। लेकिन असल बात यह है कि जो आपने फरमाया, उधर जमहूरियत को मजबूत करने के लिए नहीं हो रहा। ये नताइज जो भट्ट साहब फरमा रहे हैं, इलेक्शन से तो नहीं हो सकते, सिलेक्शन से हो सकते हैं। और निगरान हुकूमत के लिए इन दोनों का मर्जी का बंदा नहीं आएगा। ये बात मैं सुन लूं, आप क्या कह रहे हैं निगरान हुकूमत के लिए? क्या ये खबर दीजिएगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग की मर्जी का बंदा नहीं आएगा, क्योंकि उस निगरान हुकूमत ने अगले सेटअप को जोड़ना है। सिलेक्शन कमीशन, और माफी चाहता हूं, इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी उनका है, तो इसके लिए उन्होंने बहुत सारे काम करने हैं जो निगरान साहब आएंगे, और वो निगरान वैसे ही होंगे जैसे ऑलरेडी 2 हैं।
तो भट्टी साहब सुना है कुछ हमारे साफी भाइयों ने भी शेरवानियों का ऑर्डर दे रखा है। तो यार मैं तो हैरान हूं कि एक साफी जिसके नाप की शेरवानी नहीं है, उसका पेट भी ज्यादा है, उसका कद भी ठीक नहीं है, और वो शेरवानी के लिए सूट भी नहीं करता क्योंकि तलावत कुरान पाक से शुरू होता है। लेकिन बहरहाल देखे ना, उम्मीदवार तो कोई भी हो सकता है, जिसके दे घर दाने उहदे कमले भी सियाने, जो तगड़ा होगा वो बच जाएगा। मैं इसकी डिटेल में तफसीलात में आप और शहजाद भट्ट से ज्यादा ब्रीफ कर सकते हैं। नहीं भट्टी साहब, मैं तो सिर्फ ये पूछना चाह रहा था, जिस आवाम की आप बात कर रहे थे कि जी आवाम जो है वोटर नहीं साथ, ये नहीं है, उसी आवाम को तो बगावत पर आज साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरमा दिया है कि बगावत पर उकसाया गया है और लोगों को हिप्नोटाइज किया गया है, उसी के लिए उन्हीं को सारे मसाइल को तय करके तो आगे बढ़ा जा रहा है। और जब तक मैं समझता हूँ इंतहाई सख्त रवैया जो इसके साथ अपनाया मुझे तो नजर आ रहा है, हाफिज साहब मुझे फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। वो ठीक आप कह रहे हैं। और वैसे गवर्नमेंट जितना नरम रवैया रखा हुआ है वो तो आपकी और मेरी इतला में है, जितना नरम रवैया हमने देखा, क्योंकि हमने वो भी देखा था, ज़ियाउल हक भी देखा था, अब इनको भी देख रहे हैं। मगर मुझे आप एक बात बताएं भट्ट साहब, माशाल्लाह आपके भी बड़ा तजर्बा है, ये मुझे बताएं कि हम अगर लफ्ज़ CV इस्तेमाल करते हैं, CV तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए होता है, मतलब वो जो बिल्कुल वोटर और आवाम को हम अब आइंदा के लिए पाकिस्तान से मनफी कर दें। काजी साहब, अवाम को मनफी किया ही नहीं जा सकता, लेकिन अवाम आपके घर में जैसे डिसिप्लिन होता है, आपके दफ्तर में डिसिप्लिन होता है, वैसे मुल्क में डिसिप्लिन तो रखना है। भट्टी साहब के फरोग नसीम साहब पहले साहब के वकील थे, अब वो शहबाज शरीफ साहब के भी वकील हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक ही वज़ीर आज़म रह गए हैं, नवाज शरीफ साहब, उनको बार बार ला के इस मुल्क को हम वेलफेयर स्टेट बनाना चाहते हैं। ये क्या कल्चर है हमारा भट्टी साहब? ऐसा कैसे ये कल्चर है कि वो वजीर आज़म है जिसने ज़ियाउल हक के मकबरे पे कसम खाई कि मैं उसका मिशन याद रखूंगा और बेनज़ीर सिक्योरिटी रिस्क है, और ये 1001 बयान आता है। ये वही है जिसको पाकिस्तान की अदालतों ने सजाएं दी और सऊदी अरब डील करके ले गया। ये वही है जिन्हें अब पिछले 2-3-4 साल पहले PIC से पहले नैब में मुलाकातें हुई, जेल में हुई, और उन्हें आप लंदन भेजा। तो जब आप अपने सजा याफ्ता लोगों के लिए आइन साजी करेंगे, कानून साजी करेंगे, अदारे उन्हें पूछ नहीं सकेंगे। अच्छा तो मेरे और आप जैसे लोग। भट्टी साहब एक सवाल और आपसे, अभी IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब आपकी भी बड़े मेहरबान हैं, यानी साहब सलामत है आपसे, ये कह रहे हैं कि हम बैरून मुल्क से बहुत बड़े बड़े जो है मुजरिम उनको लेके आएंगे। तो नवाज शरीफ साहब तो आज तक कॉन्विक्ट हैं, 86 लोगों का उन्होंने जिक्र किया है, तो नवाज शरीफ साहब तो कॉन्विक्ट हैं आज की तारीख में, वो भी लिस्ट में शामिल हैं या उनका हम यहाँ फकीदुल मिसाल इस्तकबाल करेंगे लाहौर एयरपोर्ट पर? देखिए, मुझे पता है डॉक्टर उस्मान अनवर एक डॉक्टर भी हैं, वो पल्स भी समझते हैं। पाकिस्तान के बाहर मेरी नजर में एक मुल्ज़म है जिसे सुप्रीम कोर्ट और नैब ने सजाएं दी है, उसका नाम है नवाज शरीफ। और कुछ होंगे तो यकीनन उनको भी लाना चाहिए। ये डॉक्टर उस्मान अनवर अपनी सीट खो देगा, IG शिप छोड़ देगा, रिजाइन कर देगा, लेकिन नवाज शरीफ को गिरेबान से पकड़ के जेल में डालेगा। ये मुहिब्बे वतन IG है, ये मुल्क से प्यार करता है, कानून इसका ओढ़ना बिछोड़ना है, ये गैर कानूनी काम होने नहीं देते, इन्हें नफरत है जराइम से, ये तो लोगों से मोहब्बत करते हैं। पप्पू से हैं डॉक्टर उस्मान अनवर। चलें, अल्लाह ताला आपके, मैं नवाज शरीफ साहब का नहीं कहता, ये तो अदालतों का काम है और लॉ एनफोर्समेंट का। जितने भी मुल्ज़म है, नहीं भाई मैं सजा याफ्ता की बात कर रहा हूँ। देखिए, एक होता है मुल्ज़म जिसके खिलाफ केस चल रहा है, एक होता है जिसे सजा हो गई है, वो मुजरम बन जाता है। मैं उसकी जरा अपनी क्लैरिटी कर दूं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आप क्या समझते हैं भट्ट साहब, क्योंकि तारीख यानी टेक्निकली कह लें या असूली तौर पर कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब हैं तो कॉन्विक्ट आज तक, वो एक सजा याफ्ता मुजरिम है। देखें सर, जब अटक किले में नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार थे तो इन्हीं हुकूमत ने तमाम आपकी रजामंदी के साथ उनको त्यारे पर बैठाकर बाहर भिजवाया था। कोई NRO को मेरा तो ये सवाल ही नहीं है, मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है NRO किया था, इन्होंने गलत काम किया था, मगर मेरा सवाल ये है कि वो कॉन्विक्ट हैं आज की तारीख में, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दिया है। तो अब वाई हम ये मुल्क उनके बगैर सांस नहीं ले सकता। नहीं, बात यह है कि वो जिस वक्त अपनी बीमारी के लिए एक बंदा बाहर गया है और बीमारी के लिए वो वापस आएगा, जब वापस आएगा तो सजा अगर उसको होगी पाबंद सलासल देगा। लेकिन यहाँ वो शहबाज शरीफ जरूर याद रखे, जो अभी आरिफ साहब बात कर रहे थे, आरिफ साहब जो बात कर रहे थे
वो बात भी जरूर याद रखें, ये वही नवाज शरीफ है जब वतन वापस आया था तो उनके भाई प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एयरपोर्ट नहीं पहुंच सके थे। अच्छा नहीं, बाद में फिर याद रखें फिर वो प्राइम मिनिस्टर भी बने हैं। हाँ। अब वही शहबाज शरीफ है। तो यार मैं एक सवाल कर रहा हूं कि राइट नाउ ही इज अ कॉन्विक्ट, ही इज अ कॉन्विक्ट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। आप उधर ले जाते हैं बात। काजी साहब अगर कॉन्विक्ट वो है तो पाकिस्तान में मौजूद जो कॉन्विक्ट है उनको भी तो गिरफ्तार फिर करना पड़ेगा ना। तराजू तो एक जैसा होगा। ये ठीक है बट्टी साहब, मैं बंदा मारता हूं, मुझे पकड़ने आएंगे तो मैं कहूंगा यार वो 500 बंदा बाहर भी जे, पहले उन्हें पढ़ो फिर मैं पढ़ा जाऊंगा। आई डोंट नो व्हाट इज दिस लॉजिक। एनीवे आपकी तरफ बढ़ते हैं। देखिए हाँ जी काजी साहब, पाकिस्तान में भी जो है उसको सजाएं हुई हैं, उसे वाकई पकड़ना चाहिए, लेकिन सजाएं मैं कहता हूं ये पहले उन्हें पढ़ो फिर मैं करूंगा। जिस वक्त अब 400 बंदे पनामा में आए और 400 बंदों का मैंने चार्ज डालना है, यू आर द पीएम। और कादरी साहब मेरी अर्ज सुन ले, अगर ये मैं ख्वाहिश रखूं कि फलां बंदा मुजरम बन जाएगा उसको पहले ही पकड़ लो साल पहले, तो ये कानून मेरा ख्याल है कोई नहीं कहता। ये तो कानून में नहीं है जिसको हुई है जिसने भी, हाँ लेकिन चलो ख्वाहिश रखने में क्या जरूरत है कि जब मैं समझता हूँ कि मेरी सर्वाइवल ही कादी सईद के खात्मे में है, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान तरक्की करे और पाकिस्तान के अदारे पाकिस्तान की आन शान है। कि देखें वहाँ पे पुलिस ने, अगर आप जाते हैं पार्लियामेंट की तरफ जाते हैं, आप सदर पाकिस्तान की इमारत की तरफ जाते हैं, आप सीएम पंजाब हमारे दोस्त मोहसिन नकवी साहब की खुदा न खास्ता खाकम बदहान उनके बढ़ते हैं, तो क्या वी लेट पीपल कम इन? ये क्या पुलिस की ये जिम्मेदारी नहीं जो खड़े किए हुए हैं वहाँ पे हमने लोग? यही तो काजी साहब मैं आपसे दरखास्त कर रहा हूँ कि आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि 9 मई के वाकया से फौरी रद्द-ए-अमल लेना था जो कि नहीं लिया जा सका, और इसमें मैं समझता हूं कि पाक फौज और पुलिस कामयाब हुई है, वरना बंदे मर जाने थे खुदा ना खास्ता, सानिया मॉडल टाउन फेल हो जाना था। भट्टी साहब इनका यह कहना है कि पुलिस अगर सोई रही तो वो कौम के वसीतर मफाद में सोई रही है, तो ये अब हमें भी कोई इसी किस्म की नींद की गोली दे रही है जो भट्टी साहब ये भट्ट साहब दे रहे हैं सबको। कादी साहब माफी चाहता हूँ, जब 14 में इजलास चल रहा था तो सिर्फ कुछ लोग आगे बढ़े थे, तो पुलिस का काम ही यही है कि हसास मकामात की हिफाजत करना। अगर इन्होंने कत्लो गारत करा के मेरे शोहदा की, मेरे अहम तंसीबा पर तो हमला करा के तमाशा देखना है, तो फिर कम से कम पुलिस का है फर्ज महाफज आपकी, या पता नहीं क्या होता है ये ना कि यार खुदा के लिए मदद आ। देखे ना 3 किलोमीटर वो चल के जा रहे हैं, 25,000 फोर्स है, तो रास्ते में 300 बंदों की 2 टोलियां नहीं रोक पा रहे। इसमें यकीनन वो एक ऊपर के लेवल की इंक्वायरी हुई होगी, उसकी तफसीलात जब सामने आएंगी, वरना मैं जानता हूं मैंने हजार बंदों को पुलिस को 15 मिनटों में डिस्पैच करते देखा है। अगर इस्लाम मॉडल टाउन में 200 में से 100 बंदों को गोलियां मार सकते थे, तो इधर तो बहुत ज्यादा टाइम था इनके पास। वो तो बेगुनाह थे, वो तो बेगुनाह थे ना जिनको मारी थी हमने। ब्रेक की तरफ जाना है हमने। पाक फौज ने तो अपना डिसिप्लिन कायम कर लिया, लेकिन आपकी पंजाब हुकूमत ने क्या किया, मुझे उसका जवाब दे। बट साहब मैं एक ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ, उसको रैप अप करते हुए, कौन सी वो थी जिसके लिए आपने ये होने दिया, जिस तरह बट सफर मारे हैं, क्यों उनको आने दिया गया? क्या था ये? कोई इस लॉजिक को मानेगा? मेरे ख्याल में जिस तरह उधर सजाएं हुई हैं, इधर भी हमारे दिल ज़ख्मी हैं इस वजह से, और हमें उम्मीद है कि सरकार और जो हमारी मुल्क के जो मुख्तार लोग हैं वो इनको भी पकड़ेंगे और पूछेंगे वाई यू लेट द पीपल के अंदर पहुँच जाएँ और ये गंद करें। इजाज़त दें ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर इकरामुल हक साहब, मैशत के हवाले से जाना पहचाना नाम, मुसन्नफ़, बहुत कुछ किताबें भी लिखी और गहरी निगाह रखते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर इकरामुल हक साहब। सर ये फरमाइए कि नए टैक्सेस लग गए तकरीबन 220 अरब रुपए के, और अभी IMF का दूर दूर तक निशान नहीं है, और हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर भी खासे डेस्परेट नज़र आते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि इज़ IMF कमिंग, या कोई क्या मसला क्या है, कहाँ रुका हुआ है? आप तो गहरी निगाह रखते हैं इन इदारों पर भी और जो मसाइल हैं मुल्कों और इदारों के माबैन। डॉक्टर साहब। जी IMF ने दोबारा पाकिस्तान से ये कहा कि आप अपना जो फिस्कल डेफिसिट है उसको नैरो करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है। अब डार साहब ने दोबारा से फाइनेंस बिल के अंदर जो टैक्स लगाए हैं उनको सिर्फ तनख्वाहदार तबका मिला कि जिसके ऊपर उन्होंने दरमियानी जो इस वक्त हमारे 2 लाख से 3 लाख
कमा रहे हैं पर मंथ, उनके ऊपर शरह जो है वो बढ़ा दिया 2.5% से। इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा क्योंकि ये बहुत बहुत बड़ा तनख्वाहदार तबका जो फॉर्मल सेक्टर में है, सिर्फ वही पकड़ा जाएगा। ये कोशिश नहीं करते हैं कि जो 720 अरब रुपए की इनकम टैक्स की मराद दी हुई हैं उनको ख़त्म करें। अब ये कहाँ का आप इंसाफ है कि जो जज हैं और जो और ताकतवर तबकात हैं जिसमें सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के, उनके तो परक्विजिट एग्जाम्प्ट है, मगर जो तनख्वाहदार तबका है उसकी सारी तनख्वाह जमा करके उसके सारे जो भी आप समझे कि उसमें लॉसेज हैं उसके ऊपर ये टैक्स बढ़ा दिया गया है। तो ये कोशिश नहीं कर रहे कि जो लोग ऑलरेडी टैक्स नेट में है उनको एग्जम्पशंस हैं तो वो ख़त्म करें, और जो लोग टैक्स नेट में नहीं है उनको लेकर आएँ, बजाय इसके कि आपने फिर वही टैक्सेस लगा दिए जो ऑलरेडी लोग टैक्स दे रहे हैं उनके ऊपर ही टैक्स का बोझ बढ़ाए जा रहे हैं। अब IMF तो ये देखता है कि जी आपने जो अपना वादा किया है कि हम अपना प्राइमरी जो सरप्लस है यानी कि सूद को निकाल के बाकी आपको कम से कम इतने पैसे इकट्ठे करने चाहिए कि जिससे आप अपने जारी अखराजात पूरे कर लें। अब उसको बढ़ाने के लिए ना तो ये अखराजात कम करने को तैयार हैं और ना ही ये जो है मराद या तबकों के ऊपर जो टैक्स की छूट है उसको ख़त्म करने को तैयार है। सो ये आज साल यही होता है कि फिर अल्टीमेटली जो बोझ है वो गरीब आवाम पर आता है, क्योंकि जाहिर है कि जिस मुल्क में 18% सेल टैक्स हो और उसमें क्या सूरत हाल होगी, जहाँ इन्फ्लेशन जो है वो 30% से ज़्यादा हुकूमत के अपने दावे के मुताबिक हो, वैसे तो फूड इन्फ्लेशन 50% से ज़्यादा है, जहाँ मार्कअप रेट जो है वो हुकूमत का अपना 21 हो तो लोगों को 25% में मिलेगा, ना तो कारोबार चल पाएंगे। एक तरफ हमें बहुत ज़्यादा जो है वो गुर्बत का सामना है तो और जो है लोग बेरोज़गार होंगे। उसके बाद IMF का प्रभाव आ भी जाएगा तो फिर भी हम इस फिस्कल डेफिसिट की वजह से, इतने बड़े खसारे की वजह से आगे भी नहीं बढ़ सकेंगे, ना तो हम किसी किस्म की ग्रोथ कर सकेंगे। जो हमारी आबादी जिस तरह से बढ़ रही है ना उनको सहूलतें जो है मुहैया कर सकेंगे। तो हर लिहाज से देखा जाए तो जो डार साहब के शुरू के दावे थे कि मैं IMF से बात करना जानता हूँ, मैं उनको कन्विंस करना चाहता हूँ, अल्टीमेटली सारे मुतालबात भी मान लिए गए हैं और अभी भी कोई उम्मीद नहीं है कि हमें ये प्रोग्राम पूरा होगा, क्योंकि जाहिर है कि अगर एक किस्त मिल भी गई तो बाकी 2 किस्तें तो फिर भी रह जाएंगी और प्रोग्राम की मुद्दत तो IMF कह चुका है कि हम नहीं बढ़ाएंगे। तो फिर आप एक और नया प्रोग्राम करेंगे, उससे इससे ज़्यादा सख्त शराइत होंगी। तो हम जब तक अंदरूनी तौर पर अपने मईशत को दुरुस्त नहीं करते, इसमें जो अलीट कैपिचर है उसको दुरुस्त तौर पर हम सिमत में ले जाकर ख़त्म नहीं करते हैं, जब तक हम हर एक से उसकी एबिलिटी के मुताबिक टैक्स नहीं लेते हैं और हुकूमत अपने खर्चे कम से कम 50% कम नहीं करती है, तो ये मामला यूँ ही चलते रहेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं भट्टी साहब की तरफ भी जाना है, वो भी आपसे सवाल करने के लिए बेचैन है। बल्कि भट्टी साहब मैं एक बात कह दूँ फिर आप अपना सवाल कीजिएगा कि सारा बोझ तो उन्होंने कहा कि तनख्वाहदार तबके और गरीब आदमी पे डाल दिया इन्होंने, और ये अगर मिल भी जाता है भट्टी साहब तो ये उसके आगे बड़ी बड़ी हर्डल्स हैं। जी भट्टी साहब, आप इकराम उलाक से क्या पूछना चाहेंगे? अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो मैं आपका भी डॉक्टर साहब कहते देखिए, एक तो इसहाक डार साहब ने अपनी जब नहीं आए थे तो कह रहे थे मैं चुटकी में IMF से डील कर लूंगा, तो अपनी तमाम नाकामियां का बोझ, नाकामियों का, नाअहली का, नालायकी का वजन तनख्वाहदार तबके में डाल दिया जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा पिस रहा है। ये था कि आप मजीद लोगों को टैक्स नेटवर्क में लाते, जो टैक्स उमरान ने देते नहीं उन्हें देते। एक तरफ 80 से ज्यादा काबीना है, एक तरफ कहा जा रहा है चेयरमैन सेनेट को VVIP सहूलतें दी जाए, और वो तबका जो ऑलरेडी इस हुकूमत से मायूस हो चुका है, ये इनकी नाअहली और नालायकी का सबूत है। तो क्या डॉक्टर साहब ये इस तरह अपना हदफ भी पूरा नहीं कर पाएंगे और लोगों में जो बेकरारी बेचैनी है वो और बढ़ेगी? क्या इनकी नाकामी नहीं समझा जाएगा इसको? जी बिल्कुल, देखें आने वाले दिनों में होगा ये कि जो बजट अब बढ़ाया है FBR का, जब बिजनेस चल रहे होते तो ये 9.2 से 9.4 अगर आप कर देंगे तो पहले ही इस साल IMF जो है वो पूरी कोशिश के बावजूद हमने देखा कि कितने 270 अरब के मिनी बजट आया फरवरी में, इसके बावजूद भी FBR अपने हदफ पूरे नहीं कर सका। जब अपने हदफ FBR पूरे नहीं करता तो सूबों के
जो बजट है वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि वो भी सारा अपना बजट बनाते हैं जो हिस्सा उनको वफाक की तरफ से मिलता है एनएफसी वार्ड में। दूसरी तरफ अखराजात जो हैं वो कम करके दिखाए जाते हैं, जब वो बढ़ते हैं फिर अजाफी ग्रांट्स ली जाती हैं। तो बड़े अरसे से ये एक तरीका कार इख्तियार किया हुआ है कि आप रेवेन्यू को अगर IMF के दबाव पे बढ़ा भी लें तो उसको पूरा ना करें। जो आपने कहा बिल्कुल सही फरमाया है कि वो तो तब पूरा हो सकता है बल्कि उससे एक्सीड हो सकता है। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान में 16 ट्रिलियन इकट्ठा हो सकता है अगर आप सारे तबकात के ऊपर टैक्स शरह से लगा दें और फिर किसी को भी आप एग्जम्पशंस ना दें, कंसेशंस ना दें और मराहत ना दें। हर दूसरे साल आप एक एमनेस्टी स्कीम लेकर आते हैं और अमीर लोग जो है वो आसेट अपने बाहर रखे हुए हैं। कितना आउटफ्लो हो रहा है। अब इन चीज़ों की तरफ तो आपको पता ही है कि 1992 का जो इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोटेक्शन एक्ट था वो किसकी यादगार है। तो ये सारे के सारा मसला सिर्फ और सिर्फ ये है कि अब भी ये टेस्ट हो गया कि इस बजट के अंदर भी बजाय इसके कि उन तबकात पर टैक्स लगाया जा रहा है जिनको मराद दी गई है, अब आप बिजनेसेस के ऊपर और टैक्स लगाएंगे। जो बिजनेसेस ऑलरेडी टैक्स रिटर्न दे रहे हैं तो वो जाहिर है कि अपने यूनिट्स बंद करेंगे। बाहर से इम्पोर्ट भी नहीं हो रही थी, बिजली इतनी महंगी है, वो इस सूद की इस शरह को जिसको वैसे डाल सकते कहते हैं कि मैं सूद से 5% तय कर दूंगा 25% के ऊपर वो कैसे कारोबार करेंगे। जब वो अपने मुलाजमिन को तनख्वाह नहीं दे पाएंगे तो जाहिर है यूनिट बंद होंगे और बेरोजगारी होगी और जो लोग जिनको तनख्वाह मिल भी रही है वो अब ज़्यादा टैक्स अदा करेंगे। तो देखना चाहिए कि क्या जो अपने इस वक्त कबीना को रन करने का खर्चा उसको आधा किया गया है, क्या और जो गैर जरूरी अखराजात हैं वो ख़त्म किए गए हैं, चाहे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो सरकारी अफसरों को मैसर है वो ख़त्म की गई हैं। ये तो कुछ भी नहीं किया गया और रिफॉर्म्स भी जो करने चाहिए फंडामेंटल वो भी नहीं किए गए हैं। तो ये सिलसिला बिल्कुल क्लियर है कि ये इलेक्शन आएगा। उसके बाद आपने देखा होगा कि ख़ास तौर पर जब बजट जिस दिन मंजूर हो रहा था पीपल्स पार्टी के लोग तो मौजूद ही नहीं थे। अब वो नहीं चाहते कि वो ये अपना जो इमेज है ख़राब करें कि तनख्वाहदार और दरमियाने तबके के ऊपर जो टैक्स है उसमें उनकी भी हमायत हासिल है। तो मेरा ये ख्याल है कि आने वाले दिनों में ये बेचैनी भी और भी बढ़ेगी और फिर हम किसी तरह भी इन्फ्लेशन को काबू नहीं कर पा रहे हैं। और इन्फ्लेशन भी टैक्सेशन ही होती है विदाउट लेजिस्लेशन और उससे पैसा जो है गरीब लोगों की जेब से निकलकर अमीर लोगों की जेब में जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और मैं चाहूंगा इससे पहले कि भट्ट साहब आपसे सवाल करें अपना, आप ये कह रहे हैं कि अगर हमें ये मिल भी जाती है पहली ट्रैंच तो ये भी इनफ नहीं होगी टू रिट्रीव द सिचुएशन। जी आगे जो डॉक्टर को तो पता है और वो इसका एतराफ़ भी कर चुके हैं कि अब जो एक्सटर्नल फ्रंट के ऊपर हमारी पेमेंट्स हैं वो तो $7 बिलियन से ज़्यादा जो इस दिसंबर तक आ जाएंगी। अगर हम बाईलैटरल जो कर्जे हैं उनको रीशेड्यूल भी करवा लें तो फिर भी हम इस काबिल नहीं होंगे कि जो बॉन्ड्स के ऊपर हमने पैसे देने हैं वो तो डेफर नहीं हो सकते हैं। तो इस वक्त सूरत हाल फिर यही होगी कि साफ इंडिया दिया है कि रीस्ट्रक्चरिंग एक्सटर्नल डेट्स की जाएंगे। वो बड़ा एक तकलीफ का मरहला होता है और उसके जो असर है वो भी आवाम के ऊपर ही ज़्यादा, गरीब आवाम पर ही होता है, क्योंकि पैसा अपनी कदर और खोता चला जाएगा तो चीज़ें महंगी होती चली जाएंगी। ये हुकूमत अपने खर्चे पूरे करने के लिए नोट छाप कर बैंकों से कर्जा लेगी तो उससे भी इन्फ्लेशन बढ़ती चली जाएगी। तो होगा ये कि किसी भी एक महाज पे भी हम कामयाबी हासिल नहीं कर सकेंगे और माली तौर पर और मुश्किलात का शिकार होते चले जाएंगे। ठीक भट्ट साहब। डॉक्टर साहब, हमें पहले बताया गया कि आप IMF के साथ हम डील कर रहे हैं, बाद फिर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बातें सामने आ गई, हमें सऊदी अरब चाइना इमदाद दे रहे हैं, मुल्क तरक्की कर जाएगा, डॉलर नीचे आ जाएगा। तो आप क्या समझते हैं? आप माशाल्लाह मुआशियत को बहुत ज़्यादा हमसे ज़्यादा समझते हैं, मुझे ज़रा आसान ज़बान में ये समझाएं कि पहली बात तो क्या आप समझते हैं कि IMF से हमें जान अब छुड़वा लेनी चाहिए और उसका तरीक़ाकार क्या है? या दूसरी बात फिर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या मौजूदा हुकूमत जो इस वक्त कर रही है उसके पास ऑप्शन ही यही है या कुछ और भी अल्टरनेट कर सकती थी जो अपनी नाकामी की वजह से, इलेक्शन में जाने की वजह से नहीं कर रही? आप इसको किस नज़र से देखते हैं? जी, पहला सवाल जो है वो बड़ा अहम है कि क्या हमारे पास कोई ऐसा प्लान मौजूद था जो हम दुनिया को दिखा रहे थे। एक तरफ तो हम मिन्नत समाजत कर रहे थे अमेरिका की भी कि हमें IMF का लोन दिलवा दिया जाए और प्लान बी का सिर्फ एक बहाना था। और एक आपको पता है कि एक तरफ से डार साहब जो थे वो ये बातें कर रहे थे कि अगर नहीं तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास प्लान बी मौजूद है। और दूसरी तरफ जो
वज़ीर ममलिकत हैं वो शहबाज शरीफ साहब को बिल्कुल कन्विंस कर रही थी कि अगर हम IMF के प्रोग्राम में नहीं गए तो बहुत मुसीबत में हम पड़ जाएंगे। और फिर उन्होंने खुद दिलचस्पी ली और ये सारा मामला किया और कहा कि डार साहब को भी हम कहेंगे वो बजट में भी रिवीजन कर दें, वो फाइनेंस बिल में भी रिवीजन कर दें और हम बड़ी संजीदगी से वापस आना चाहते हैं। मसला इस वक्त पाकिस्तान का ये है कि अगर हम कोशिश भी करें तो जो आने वाले दिनों में 25 अरब के करीब पर ईयर यानी कि हर साल हमें इतने फंड्स चाहिए जिससे कि हम बाहर के अपने जो भी ऑब्लिगेशंस हैं, जो हमारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, उनको पूरा कर सकें। अब इतना तो पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा विजनरी लीडर नहीं है जिसको ये पता हो कि उसने निजकारी किए बगैर अपने अदारों को इस काबिल कर लेना है कि उसका बहुत बड़ा जो टैक्सेस का हिस्सा है वो उधर चला जाता है, बहुत बड़ा हिस्सा सूद की मद में। अब आपने देखा कि इस दफ़ा जो पहला बजट बना था उसमें तो 41 अरब रुपया हम शुरू में बोरो करके सूद सिर्फ अदा करते। तो इन सारे मसाइल का हल अगर आप मुझसे पूछें तो ये नहीं है कि IMF के प्रोग्राम में हम रहें या ना रहें। असल मसला ये है कि हम वो इस्लाहात करने को तैयार है या नहीं है जिससे मुराद याफ्ता तबके ये कहे कि जी हम ये 2 ट्रिलियन के ऊपर की मुराद छोड़ने को तैयार हैं और हम टैक्स देने को तैयार हैं। और गरीब लोग जो हैं वो तो ऑलरेडी टैक्स से ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं, अपनी एबिलिटी से भी, अपनी स्टार से भी ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं, तो उनको तो कभी भी रिलीफ नहीं मिलेगा। तो ये मसला पाकिस्तान में सेक्रीफाइस का जो है, कुर्बानी देने का है, वो अब उन तबकात की तरफ से है जो हुकूमत तो करना चाहते हैं, जो हम पे हर तरह का कानून तो नाफिज करना चाहते हैं, जो हमको सियासत का सबक भी सिखाते हैं, मईशत का सबक भी सिखाते हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स भी होते हैं, मगर वो जब कुर्बानी देने की बात आती है तो फिर वो उसका रुख हमारी तरफ मोड़ देते हैं। जैसे जी ठीक, आज डॉक्टर साहब, मैं भट्टी साहब, कुर्बानी का बकरा हम हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए डॉक्टर साहब से। भट्टी साहब देखिए, डॉक्टर साहब ने खूब कहा, हुकूमत अमारात खुद लेती है, जिम्मेदारी खुद लेती है। एक तरफ तमाम इंडस्ट्रीज बंद हो रही है, मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां मुल्क छोड़ के जा रही हैं। दूसरी तरफ ये टैक्स कलेक्शन की कोई नेटवर्क बेहतर बनाते हैं, जो टैक्स कलेक्शन में नहीं था उन लोगों को बीच में लाते हैं और अमारात तबका जो इक़्तिदार में बैठा है उनसे पैसे लेते हैं। इससे तो मेरा ख्याल है गुर्बत और बेरोजगारी में और इजाफा होगा। इंडस्ट्री ऑलरेडी बंद है, मजीद बंद होगी। जब उन्हें 5-10 लाख रुपए वाले को 3.5 लाख रुपए टैक्स देना पड़ेगा तो वो पे नहीं दे पड़ेगा, कारोबार बंद हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है हुकूमत को चाहिए कि अपने अशराफिया की जो मराद ली है खरबों रुपए की, अब मैं जानता हूँ पाकिस्तान में कितने हजार लोग हज पे और कौन कौन सी मराद लेके जा रहे हैं, मैं फिगर बताना नहीं चाह रहा इसमें। अच्छा, ये डॉक्टर साहब, ये 2 ट्रिलियन की मराद जो है जी, भट्ट साहब मैं छोटा सा एक, भट्टी साहब आपकी इजाजत से एक डॉक्टर साहब से एक रहनुमाई लेना चाहता हूँ। ये आपने डॉक्टर साहब अभी जो बात की है, गवर्नमेंट इस वक्त इस पोजीशन में आ गई है कि वो कराची पोर्ट, तमाम एयरपोर्ट्स और PTCL के जो पैसे हमारे UAE के पास फंसे हुए हैं, ये तमाम चीज़ें देकर इस तरह मराद जो है वो वापस लेकर, तो क्या आप समझते हैं इससे पाँव पर मुल्क खड़ा हो जाएगा? और आप किस नज़र से देखते हैं कि अपने एयरपोर्ट्स या कराची पोर्ट जो है वो हम UAE या किसी मुल्क को दें, तो क्या इससे हमारे मुल्क में तरक्की आ सकती है, या ये आप समझते हैं कि ये मुनासिब काम नहीं है, ये नुकसानदेह कंट्री के लिए? देखिए, अपने साथियों को जब आप दूसरों को देंगे इस्तेमाल करने के लिए तो असल फ़ायदा तो उन्हीं को होगा। अगर आप उनसे ये कहें कि आप क्या हमारे यहाँ जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया ने करवाई, बांग्लादेश ने करवाई, श्रीलंका में भी अब देखें दोबारा से शुरू हो रही है, तो असल तरीका तो वो है, वो हमारे यहाँ ख़त्म हो गया है। चाइनीज़ जो यहाँ बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे वो हमारी गलत पॉलिसीज़ की वजह से अब बहुत मोहतात हो गए हैं। इस वक्त दोस्त ममालिक जो है वो हमारी तरफ इस तरह देखते हैं कि भाई आप पहले अपना हाउस तो सही करें। एक हुकूमत आती है, एक और पॉलिसी लेकर आती है, दूसरी आती है, उसको बदल देती है। अब मसला आपने बिल्कुल सही उठाया है। मैं कहूँगा कि इस तरह से आप कभी भी अपने जो हालात हैं उसको दुरुस्त नहीं कर सकेंगे। चलानी फिर अपनी इंडस्ट्री पड़ेगी, चलाने फिर अपने इदारे पड़ेंगे, चाहे आप कुछ भी कर ले, कहीं से भी घूम के आ जाए, IMF से पैसे ले ले, वर्ल्ड बैंक से ले ले, मगर उससे कोई मसला हल नहीं होगा। वक्ती तौर पर तो मसला हल होगा, लॉन्ग टर्म में हम इसी जंजाल में, इसी जाल में फंसे रहेंगे। और ये जो डेट ट्रैप है, यानी कि जो हम पे कर्जों का बोझ और जिस जाल में हम फंसे हुए हैं, उसको हम अपनी मेहनत से, अवाम की मेहनत का जो लोग हैं उनकी
मदद से ही निकाल सकते हैं, उम्रा और अशराफिया की पसंद से और मर्जी से तो ये मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ने लगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन देखा, वी आर इन डायर इकोनॉमिक स्ट्रेट्स और हो नहीं सके इस तरह की बेशत हमारी सियासत पर असरअंदाज ना हो। ये था हमारा आज का शो। देखते रहिए, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।